नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। यह तो एक दिन होना ही था। बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक दिन चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया। आज जारी संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। बढ़ रही जनसंख्या अभिशाप है या फिर वरदान? यह अच्छी खबर है या बुरी खबर? इन सवालों से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। पहले माना जाता था कि अधिक जनसंख्या का अर्थ है संसाधनों पर बोझ। अब एक दलील यह भी दी जाती है कि बढ़ रही जनसंख्या का मतलब देश के पहियों को तेजी से घुमाने वाले ज्यादा हाथ। बहरहाल एक नजर डालते हैं कि आंकड़ों पर कि आखिर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। और सन 2050 तक हर पांचवा भारतीय बुजुर्ग भारतीय होगा, ये आज के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जो 2050 तक हर पांचवा बुजुर्ग भारतीय होगा। केरल और पंजाब में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा, जबकि यूपी और बिहार में नौजवानों की संख्या अधिक है। 15 से 24 वर्ष के 25 करोड़ नौजवान भारत में है। दुनिया में किसी भी देश में सबसे अधिक युवा आबादी भारत की है, 25 करोड़ नौजवान। और अगर वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो भारत की आबादी 2060 के दशक तक बढ़ते रहने का अनुमान है। यानी 2060 के बाद भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। अगर चीन की बात करें तो चीन की आबादी 2022 में पहली बार गिरी और उसके बाद अब इसका गिरना शुरू हो चुका है। 2080 तक ये आप देख सकते हैं ग्राफ के जरिए कि कहां तक नीचे तक पहुंच जाएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत का आर्थिक विकास चीन की तुलना में काफी पीछे रह गया है। यहां भारत है और चीन इतना ऊपर तक जा चुका है, तो ये एक बड़ा अंतर है जो कि आपको आर्थिक विकास में दिखाई दे रहा है। अगर महिला श्रमिकों की भागीदारी दर की बात करें तो चीन में 60% से अधिक महिलाएं काम पर जाती हैं, जबकि भारत में 1/3 से कुछ कम ही महिलाएं काम करती हैं। अगर यह आंकड़ा चीन के बराबर हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी ऊंचाइयों को छू लेगा आर्थिक विकास के हिसाब से। और अगर भारत में गरीबी की बात करें तो साल दर साल इसमें कमी आती गई है। और सबसे ज्यादा गरीबी जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसमें भारत अब नाइजीरिया से आगे हो गया। यानी ये एक अच्छी खबर है कि भारत में सबसे जो अत्यधिक गरीब हैं उनकी संख्या में लगातार अब कमी आ रही है और भारत से गरीबी मिटती जा रही है। और ये फासला नाइजीरिया और भारत के बीच में ज्यादा अब हो गया है। यह आप इन ग्राफिक्स के जरिए बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यही हमारा सवाल आज का जो आंकड़ा आया है, क्या यह भारत के लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है? इसे किस तरह से लिया जाए? बढ़ रही जनसंख्या एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है? बात करने के लिए दो खास मेहमान जो कि विशेषज्ञ इस विषय के, मनु गौर जनसंख्या विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और साथ ही पूनम मुटरेजा, कार्यकारी निदेशक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। पूनम जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। आज जो ये आंकड़े आए हैं, आपके हिसाब से ये अच्छी खबर है भारत के लिए या फिर बुरी खबर? के नंबर्स को बुरी खबर कहना तो मैं कभी भी सही नहीं समझती थी, ना ही समझूंगी। हाँ, हमारे देश के लिए चुनौती है, बुरी खबर नहीं है। हम इसको एक कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी खबर। कैसे? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे भी हमें करनी चाहिए। अगर हमारी आबादी स्पेशली जो यंग लोग हैं, 660 करोड़ लाख हमारे यंग पीपल हैं जो 29 की उम्र से कम है। हमारी महिलाएं हैं जो जल्दी जिनकी शादी हो जाती है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं है क्या डिसाइड करेंगी कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। तो हम महिलाओं का सशक्तिकरण, ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। महिलाओं का सशक्तिकरण करें और हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है हम उनको प्रोडक्टिव बनाए, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 25 साल की है डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए। और कंट्रीज, आयरलैंड और बहुत सी कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया है। दूसरा, आप देखिए कि कितने देश है, चाइना को चिंता है, ये चिंताजनक है कि पॉपुलेशन माइनस होना और इतनी गिरावट होना, जैसे जापान, कोरिया, यूरोप में
इन लोग को सबसे बड़ी समस्या होगी कि इन लोग के पास लोग नहीं होंगे काम करने के लिए। चाइना का भी ये हाल होगा और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लिए स्किल डेवलपमेंट करें और हम इन देशों के साथ जहां जरूरत है मिलकर वो इन्वेस्ट करें ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो। वो एजुकेशन और स्किल में इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम विश्व के अन्य कोनों में लोग हमारे यहाँ से जाएंगे, वैसे भी जा रहे हैं, पर एक ब्रेन ड्रेन की तरह नहीं, एक ड्रेन ना हो इंडिया पे, तो ये भी इन्वेस्ट करे। और तीसरा, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमें अधिक से अधिक काम में लाना होगा और इसी से हमारी जो तरक्की है वो सुनिश्चित हो पाएगी। मनु गौर जी, आप किस तरह से देखते हैं आज के जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि इससे देश में एक बार फिर से ये बहस भी छिड़ सकती है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो ये वकालत भी करता है, कहता है कि जो आबादी बढ़ती है तो उससे संसाधनों पर बोझ भी बढ़ता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबादी बढ़ती है तो संसाधनों पर बोझ बढ़ता ही है। दुनिया के 2.4% भूभाग पर अगर दुनिया की 40% आबादी रहेगी तो संसाधनों पे बोझ पड़ना स्वाभाविक ही है। हर व्यक्ति अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के हिसाब से अपना फैमिली साइज डिसाइड करता है। तो क्यों इस देश का फैमिली साइज इस देश के अर्निंग मेंबर्स की, इस देश की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, इस देश के रिसोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। दूसरी चीज जो बात कही कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कब मिलता है? जब आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में आता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि हमारे देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं सारे के सारे कर्जे में हैं, सब डेफिसिट का बजट लेकर आते हैं, चाहे इवन देन भारत सरकार हो। तो आप ये बताइए कि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा क्योंकि कंज्यूमर बेस बड़ा होगा। कंज्यूमर बेस बड़ा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब कंज्यूमर इस लायक होगा कि वो खर्च कर पाएगा। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? आज की डेट में जब देश में पहला बीपीएल सर्वे हुआ 1961 में, हमारे देश में 19 करोड़ लोग अति गरीब थे। 2011 के सेंसस में वो बढ़कर 36 करोड़ हो गए। तो उन लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा पाला जा रहा है। उन लोगों को जब वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उनके वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा पाला जाएगा तो फिर वो कंज्यूमर बेस, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भागीदारी कहां से आएगी? लेकिन गौर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो 140 बिलियन का आंकड़ा आया है, ये 140 बिलियन अपॉर्चुनिटीज भी है इंडिया के लिए, ये भी एक तर्क दिया जाता है। नहीं, देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप इस देश को क्या लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं? क्या हमारा स्किल्ड मैन पावर है हमारे देश में? क्या आज की डेट में हम ये बात तो कर रहे हैं कि सब जगह लोग बाग जाएं, दूसरे देशों में जाएं, उनके लिए दूसरे देशों में जहां पॉपुलेशन कम है, वर्क फोर्स की कमी है, वहां पर हम अपने ट्रेंड लोगों को भेजें? तो क्या हम दूसरे देशों के लिए अपनी जनरेशंस के फ्यूचर को बर्बाद करेंगे? तो यही सवाल पूनम जी आपके पास आना चाहूंगा। जो तर्क मनु जी दे रहे हैं कि हमारे संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है, हम दुनिया की केवल 2% क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन 40% आबादी अगर हमारे पास आएगी तो हम कैसे उनका पेट भरेंगे, किस तरह से हम कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी हम विकासशील देश की श्रेणी में ही है। अभी तक हमारा जो लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ही है। हम कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की। हम बन सकते हैं बड़ी इकोनॉमी अगर हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाएं और स्किल करें लोगों को। और हम स्किल, हमारे में है शक्ति स्किल करने की और जॉब्स क्रिएट करने की, सबसे पहले इंडिया के लिए। और बाहर क्यों नहीं? अगर कैपिटल बाहर से आ सकता है, हम कितने प्राउड होते हैं जब ये देखा जाता है कि हर बार सबसे जो बड़ी कंपनीज है अमेरिका में, 7 of them are headed by Indians. हम उससे we are very proud of that and why should we not be? दूसरा, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रोडक्शन सस्टेनेबल करें। इंडिया इज कंज्यूमर द वर्ल्ड। गौर साहब कैसे ये बात कह देते हैं कि जबकि पूरा वर्ल्ड इंडिया को देखता है एज अ कंज्यूमर। लेकिन ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं पूनम जी, जब लाल किले पर उनका भाषण होता है तो वो भी जनसंख्या की ओर आकर्षण दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं किस तरह से जनसंख्या एक चुनौती है हमारे लिए।
कौन दिलाते हैं? सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते तो वो भी इस बात का मेंशन करते हैं, बोलते हैं कि जनसंख्या को लेकर एक चुनौती है जिस पर कि ध्यान देना चाहिए। हाँ, पर उन्होंने कहा कि वॉलंटरी लोगों को कम बच्चे पैदा करने चाहिए, पर वो ये भी जानते हैं, और गौर साहब ये आपने डेटा में भी देखा होगा कि इंडिया की वांटेड फर्टिलिटी 2 से कम है। महिलाएं और परिवार गरीब से गरीब आज 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। तो हमें चाहिए कि जन साधन उनके पास ले जाएं फैमिली प्लानिंग के लिए, टेम्पररी मेथड। 70% पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है। लेकिन पूनम जी, एक सवाल और भी है, समय मेरे पास कम है, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जब ये प्रेडिक्शन होता है कि 2050 तक हर 5वां भारतीय जो है वो बुजुर्ग होगा, तो क्या हमें अभी से प्लानिंग नहीं करनी होगी उनके लिए कि हम उनकी देखभाल कैसे करेंगे? हमारे तो सोशल सिक्योरिटी का भी अभाव है। बिल्कुल, हमारे को उनके लिए भी, और हमारे पास साधन हैं। और साधन मैं जब कह रही हूं है क्योंकि देखिए, अगर कम बच्चे होंगे, कम मैटरनल मोर्टेलिटी होगी, कम चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी होगी। इससे कैलकुलेशंस इकोनॉमिस्ट ने, डेमोग्राफर्स ने किया है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं, यंग लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा बचता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो हमें राइट इशू पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि जनसंख्या को मुसीबत बना के उनको कोसें। हमको बिल्कुल ऐसा, ये ठीक है, इंडिया सही दिशा में जा रहा है। और गौर साहब, आपको भी मिलके सबके साथ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको चिंता है, पर गौर साहब का जवाब ले लेते हैं। मेरे पास केवल 1 मिनट का समय बचा है। गौर साहब, आप अगर जवाब देना चाहें पूनम जी को तो। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा पूनम जी की बात सुन के, जो पूनम जी ने कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन जो लोग ये सोच नहीं रखते, इतनी समझ नहीं रखते कि छोटा परिवार रखकर ही वो सुखी परिवार हो सकता है, वो अपनी नई जनरेशन्स के लिए अच्छा जीवन स्तर दे सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बननी चाहिए? आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने वालों के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म है कई स्टेट्स में। इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए 2 बच्चों तक की एजुकेशन फीस में रिलैक्सेशन मिलता है, रिबेट मिलती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स में देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में 2 चाइल्ड नॉर्म बहुत जगह कई स्टेट्स में लागू है, उनके इंक्रीमेंट्स में लागू है। तो जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते उनके लिए तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। शायद आज के आंकड़ों के बाद इस दिशा में कोई कदम उठाने पर विचार भी किया जाए। लेकिन बहरहाल पूनम जी और मनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए आज के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। कर्नाटक चुनाव के लिए आज राज्य के कई बड़े नेताओं ने पर्चा भरा। इनमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हैं। पर्चा भरने के मौके पर तमाम नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री बोम्मई के चुनाव क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिल्म स्टार सुदीप के साथ मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के बाद रैली हुई जिसे मुख्यमंत्री बोम्मई और किच्चा सुदीप और जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस रैली में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।